हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मैकाले का विवरण पत्र 1835। मैकालेज मिनट ऑफ 1835। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स का। तो आइए आज इसको पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मैकाले के इंट्रोडक्शन की। तो मैकाले का पूरा नाम जो था थॉमस वेविंगटन मैकाले था। 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में इंडिया आया। उस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप में धारण हो चुका था। विलियम बेंटिंक ने मैकाले को बंगाल के लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया और इस विवाद को सुलझाने हेतु कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। तो जैसे बताया गया कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद को निपटाने के लिए विलियम बेंटिंक ने किसको मैकाले को इंडिया बुलाया था। तो पहले प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समझते हैं। अब बात करते हैं हम पहले प्राच्य शिक्षावादी, जो प्राच्य सभ्यता को मानते थे। इस वर्ग के लोगों का कथन था कि भारतवासियों की प्राचीन भारतीय साहित्य की शिक्षा जो है वो संस्कृत, अरबी और फारसी के माध्यम से दी जाए। लेकिन जो पाश्चात्यवादी शिक्षाविद थे उनका कहना था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। तो इस तरह से ये संघर्ष जो था वो बहुत उग्र रूप धारण कर चुका था और अपने चरम पर पहुंच गया था। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मैकाले जो है वो भारत आए थे। विलियम बेंटिंक ने मैकाले को बंगाल के लोक शिक्षा समिति का सभापति भी नियुक्त किया था और शिक्षा के बारे में जो था उन्होंने कानूनी सलाह जो थी वो मैकाले से मांगी थी। अब देखते हैं मैकाले ने 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसकी 48वीं धारा में अंकित 1 लाख की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन कर, मतलब प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दोनों वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन कर अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में 2 फरवरी 1835 को विलियम बेंटिंक के पास भेज दिया था। अब 1 लाख रुपए का क्या मामला था? प्राच्य पाश्चात्यवादी तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों की। 1 लाख रुपए का ये मामला था कि सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और उस समय कंपनी का ये दायित्व था कि इस दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई थी कि जो थी कंपनी जो थी वो शिक्षा का प्रबंध करेगी जनसाधारण की, और उसके लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की जो धनराशि थी वो दी जाएगी। परंतु आज्ञा पत्र में ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि ये धन किस प्रकार व्यय किया जाएगा। तो 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने संबंधी और जो प्राच्य और पाश्चात्यवादी जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए विलियम बेंटिंक ने जो अपना आज्ञा पत्र था वो जारी कर दिया। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में भारतीय हो परंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों में अंग्रेज हो। तो इंडियन को मैकाले जो था वो इंडियन को पूरी तरह से अंग्रेज बना देने के पक्ष में था। जो रंग रूप में तो भारतीय रहे लेकिन बातचीत और उनके विचार जो हैं वो एक अंग्रेज की तरह हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में जो कि सन 1813 का आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि 1 लाख की धनराशि जो है उस पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस पर कंपनी जिस तरह से चाहे अपनी इच्छा अनुसार व्यय कर सकती है और साहित्य के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य नहीं आएंगे, अंग्रेजी साहित्य को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। और जो विद्वान हुआ करते हैं, जो जैसे संस्कृत के विद्वान पंडित होते हैं और मुसलमान जो मौलवी होते हैं, उर्दू फारसी के विद्वान, तो उनके अलावा अब अंग्रेजी भाषा को जानने वाला भी साहित्य का विद्वान हो सकेगा। आगे देखते हैं क्या कहा। मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल
विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्नलिखित शब्दों में घोषित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस धन का जो वास्तविक प्रयोग है वो केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है, क्योंकि जो मैकाले जो था वो बहुत बड़ा अंग्रेजी का विद्वान था और वो अंग्रेज लोग जो थे वो अंग्रेजी के ही पक्षधर थे। उन्होंने जो था भारतीय भाषाओं को पूर्णतः निरर्थक बताते हुए कहा था कि भारत के निवासियों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक कोश का अभाव है। बताइए, उन्होंने साहित्यिक और वैज्ञानिक कोश का अभाव बताया और कहा कि वे इतनी अविकसित और गंवारू हैं कि जब तक उनको बाह्य भंडार यानी इंग्लिश से संपन्न नहीं किया जा सकेगा तब तक उनमें किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद नहीं हो सकेगा। उसने अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताते हुए यहाँ तक कहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम नहीं है। तो इस तरह से जो उनकी शिक्षा नीति थी वो उभर कर सामने आई। जो मैकाले ने विचार दिए उनको माना गया, अपनाया गया। इसके बाद में मैकाले ने एक थ्योरी दी थी, निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी। जैसे कि फिल्ट्रेशन नाम से पता लग रहा है कि फिल्ट्रेशन का अर्थ होता है निस्यंदन अर्थात छानने की प्रक्रिया। अब व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी कि उनका जो मनी है वो वेस्ट ना जाए, बहुत कम में ही उनका काम चल जाए। अतः उसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा जो है वो उच्च वर्गों के लिए दी जाए और इनसे छन छन कर स्वयं ही निम्न वर्ग के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। इसको स्पष्ट करते हुए मेहू ने कहा भी था कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद कर नीचे टपकना था। मैकाले ने कहा भी था कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान अधिक उत्तम और निरापद रहेगा। तो ये थी मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो थैंक यू स्टूडेंट, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।